उनको लिखवा देंगे हम लोग, ठीक है। पेनी प्लेन को हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बताए? पेनी प्लेन ग्रुप नहीं देखते क्या आप ग्रुप में? आपने सब तो भेजा या लिख के, सारा इंग्लिश का हिंदी लिख के भेज दिया है। हॉकबैक टोपोग्राफी क्या होती है, पेनी प्लेन कैसे बनते हैं, स्कार्पमेंट कैसे बनते हैं, रोलिंग टोपोग्राफी, ठीक है, होस्ट क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन से बनता है जो, ठीक है, विद एग्जांपल मैंने लिखा हुआ। तो उसको एक बार आप लोग ग्रुप भी साथ में खोल के रखना, उसमें जितने भी नेसेसरी मैप है, क्योंकि आप तो लाओ नहीं है, लाओ क्या? अच्छा, लेकिन फिर भी जो मैंने भी शेयर किए हैं वो प्रिसाइज लोकेशन है, तो आप ग्रुप भी खोल के रखना, ठीक है, तो वहां पे आपको तुरंत मिल जाएगा। राइटिंग खोल के देखते हैं, लगता है डिजास्टर है। तो जो लोग कल नहीं थे क्लास में, जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे, इसमें सबसे पहले पेनिनसुलर इंडिया, अगर हम लोग बात करें बनने का क्रम देखा जाए कि कौन सबसे पहले बना, तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो सबसे पहले बना, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत को हम लोगों ने कुछ पार्ट में तोड़ा था फॉर द ईज ऑफ, आप कह सकते हो पढ़ने की सुगमता के लिए, ठीक है, कि उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, आई होप 4-5 पार्ट में डिवाइड किया था, वो भी देखेंगे। पहले बना आपका प्रायद्वीपीय भारत, सेकेंड नंबर पे आपका बना हिमालय, थर्ड नंबर पे नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसके बाद जो अगला डिवीजन आता है वो है आइलैंड्स ऑफ इंडिया का, जिसमें आपका है लक्षद्वीप और अंडमान। आइलैंड्स ऑफ इंडिया का जो बनने का क्रम है वो स्प्रेड है एक लंबे जीरोग्राफिकल टाइम स्केल में, तो इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। पहले पेनिनसुलर इंडिया हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार फिगर बना ले रहा हूँ इसको, कल जो नीचे का मैप नॉट टू स्केल है, ठीक है। इस लाइन के नीचे पेनिनसुला हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। ये वाले को हम लोग फर्स्ट नंबर दे दे रहे हैं। ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है, और यहाँ पे एक और इसी का जो ईस्टर्न प्लेटू रीजन है हमारा, अभी नेमिंग कर देंगे। ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है, जो मध्यवर्ती उच्चावल भूमि है या फिर मध्यवर्ती पठार आप कह सकते हैं, सेंट्रल प्लेटू पहला वाला। ये जो है आपका डक्कन ट्रैक कह लें आप, या महाराष्ट्र प्लेटू कह लें, ठीक है। डक्कन ट्रैक महाराष्ट्र प्लेटू एक ही है। डक्कन अगर प्लेटू हम बोलेंगे या डक्कन का पठार बोलेंगे तो ये बड़ा टर्म है, जिसमें आपका कर्नाटक का प्लेटू भी इंक्लूड हो जाता है, जो कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक का पठार तीसरे नंबर का है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मलनाड और मैदान। उसके बाद फोर्थ वाला जो डिवीजन है ये ईस्टर्न प्लेटू है। ईस्टर्न प्लेटू का ही एक एक्सटेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे हम कह दे रहे हैं 4A, मेघालय प्लेटू, ठीक है। इसी का एक पार्ट है। यहाँ पर ये जो गैप डेवलप हुआ, कल हम लोगों ने बात की थी कि जब टर्शरी टाइम में हिमालयन ओरिजिनी हो रही थी, जब हमारे हिमालयाज बन रहे थे, ठीक है। टर्शरी पीरियड आपका है क्वार्टरनरी से पहले, और मेसेजोइक जब खत्म होता है आपका क्रिटेशियस के बाद,
तो इन बिटवीन क्वाटरनरी एंड क्रिटेशियस आपका टर्शरी पीरियड है। उस टाइम पीरियड के दौरान आपकी गोंडवाना रिफ्टिंग चल रही थी। गोंडवाना रिफ्टिंग चालू हुई थी मीसोजोइक एरा से ही, लेकिन बाद में क्रिटेशियस के टाइम पर हिमालयन ओरिजिनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, तो जब हमारा सदर्न प्लेटू आकर के टकराया, नीचे से आया ना ऊपर, नॉर्थवर्ड जर्नी की इंडियन पेनिनसुला ने, तो जब ये आकर के टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर एक गैप डेवलप हो गया। और आप समझ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है ना, कि जब कोई इतनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट होगा तो ये पार्ट वैसे ही अलग थलग था, तो ये पार्ट अलग हो गया और यहाँ पर एक गैप डेवलप हो गया और यहाँ पे एक रिफ्टिंग बोली गई और इस गैप को बोला गया राजमहल गारो रिफ्टिंग या राजमहल गारो गैप। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा झारखंड प्लेटू है, झारखंड का जो मैप है, अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो वो झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो पूरा एक्चुअली झारखंड, आप कह लो छोटा नागपुर प्लेटू या झारखंड एक ही, पूरा झारखंड हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है। तो वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जो सबसे ईस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न, उसे हम बोलते हैं राजमहल। इधर आपका जो सबसे वेस्टर्न वाला पार्ट है, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। तो जो पहला वाला डिवीजन हमने बनाया वो क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स, मध्यवर्ती पठार आप कह लो हिंदी में, ठीक है, हिंदी वाले लिखते चलेंगे साथ में। जो सेकंड है हमारा वो है दक्कन ट्रैप, इसी को बोला जाता है महाराष्ट्र प्लेटू। जो थर्ड है हमारा वो है कर्नाटका प्लेटू। फोर है हमारा ईस्टर्न हाईलैंड या ईस्टर्न प्लेटू। और जो 4A है ये है आपका मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू के 2 पार्ट हम देखेंगे, एक सिलहट रीजन जो आपका शिलोंग के आसपास है, ठीक है, और एक इसी में और आता है जिसमें आपका गारो खासी जयंतिया है ना। 3 हालांकि वो जो मेघालय प्लेटू है उसमें आप देखोगे मैप में, एक मैप मैंने शेयर किया है, अभी आगे बात करेंगे। गारो खासी जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, उसमें नहीं लिखा होगा मैप में, गारो खासी जयंतिया, मिकिर, रेंगमा और बरेल, ये टोटल आपका है मेघालय प्लेटू, ध्यान रखना। उसके बाद जो मीतो या नागा वो नहीं आते, वो आपका कहा जाता है हिमालयन का पार्ट है, पूर्वांचल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ बेंड हो गया। आरबी कार्बी एंगलोंग प्लेटू है ना, जो म्यांमार में है, तो उसको बाद में हिमालय के साथ पढ़ेंगे। जो बाकी पार्ट बच जा रहा है वो आपका मेघालय का है। अभी मैं ऑर्डर बता दूंगा। तो ये हो गया मेघालय प्लेटू। अब अगर एक एक को हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करें तो लगभग आपका जो वेस्टर्न मार्जिन है इंडियन पेनिनसुला का, उसके लगभग पैरेलल आप एक लाइन खींच दो अगर, और ये आप किस तरह से बनाना। तो इसका नाम कोई बताएगा? कल से मैं इसी का नाम पूछ रहा हूं। ये आपका अरावली है। अच्छा, अरावली का शेप मैंने ऐसा क्यों बनाया है? तो इसका भी एक मतलब है, क्योंकि जो अरावली है वो सदर्न हिस्से में चौड़ा है और हायर है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये कह रहे हैं विभाग से बच्चे गंदगी ना करें, 10-15 दिन के भीतर कोई टीम आने वाली है निरीक्षण के लिए, तो कोई कागज वगैरह नहीं चला। अच्छा, आप लोग गंदगी मत कीजिएगा, ठीक है, पेपर वेपर फाड़ के मत फेंकिएगा, नेक्स्ट का ऑडिट आएगा यहाँ पे अभी, जो ग्रेड देगा कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को। वैसे ही हम लोग बहुत वल्नरेबल हैं, तुरंत हम लोग की एक बार नज़र रहती है कि इस क्लास में चल क्या रहा है। सब सोचते होंगे कि ये क्लास में हो क्या रहा है, तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा। तो ये आपका अरावली है, सदर्न पोर्शन इसका ब्रॉडर है और हायर है। इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? यहाँ पर ये ब्रॉडर और हायर है और ऊपर जाने पे जो इसका एलिवेशन है वो कम होता जा रहा है और ये नैरो होता जा रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस कोई बता सकता है? अच्छा, हायर है तो क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? ठीक है, ये तो मानी हुआ है। और
डेजर्ट नहीं, हायर होगा तो कैसे डेजर्ट होगा? नहीं, डेन्यूडेशन ठीक है, कम हुआ, ये तो वही बात होगी ना कि और नया और पुरानी वाली बात होगी। देखिए जो अगर हायर है, हाँ अभी मैं हायर जो चीज़ होती है, आपको पता है कि जो विंड है वो उतनी ही ऊपर चढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में कोई विंड ही नहीं आती है, विंड आती है। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा मानसून आता है वो भी बिल्कुल पैरेलल चला जाता है ना, अरावली के, इसलिए रेनफॉल नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। जो थोड़ी बहुत रेनफॉल होगी वो किस एरिया में होगी, इसी में तो प्रॉबिलिटी है, क्योंकि ये ऊंचा है और इसीलिए यही एरिया ऐसा है कि जो फॉरेस्टेड है। अरावली का जो लोअर पार्ट है वो फॉरेस्टेड है, ये ऊंचा है। इसका पता कैसे चलता है? तो इसका एक सबूत क्या है कि यहाँ पर ये जो एक रीजन है, ये वाला, ये है अबू बैथुलिथ। बैथुलिथ आप जानते होंगे, ज्वालामुखी जो होता है वल्केनिज्म, उसमें जो मैग्मा चैम्बर होता है उसे बैथुलिथ कहा जाता है। तो अगर वो मैग्मा चैम्बर ड्यूरिंग इमरजेंस और सब्सिडेंस अगर वो ऊपर एक्सपोज्ड हो जाए, वही है आपका ये अबू बैथुलिथ। और इसीलिए यहाँ पर हाईएस्ट पीक भी पाई जाती है अरावली की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माउंट आबू में गुरु शिखर की, है ना, माउंट आबू में गुरु शिखर की। तो यहाँ पे आपके लेना, ये माउंट आबू है और यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर। ये जो अरावली है वो राजस्थान का जो हमारा फिजियोग्राफी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो यहां पे, ये है आपका राजस्थान का एरिड और सेमी एरिड रीजन। एरिड और सेमी एरिड क्यों कह रहा हूं मैं इसको, कोई बताए ना? ये थोड़ा सा नीचे बना देना तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगेगा। और इसको थोड़ा बड़ा बना दो। राजस्थान में दो रीजन है, एक एरिड है और एक सेमी एरिड है। बताइए सेमी एरिड और एरिड में अंतर बताइए। अर्धशुष्क और शुष्क में डिफरेंस क्या है? अर्धशुष्क वो होगा जिसमें थोड़ी आपसे नहीं पूछा, बताइए, आप बताइए। हाँ, शुष्क जो मॉइस्चराइज कम होगा और कहाँ पे ज्यादा होगा? डिजर्ट की डिफिनेशन बताइए। पर्टिकुलर अमाउंट में रेन होती है 20 सेंटीमीटर से कम 50 सेंटीमीटर से, लेकिन जिससे पूछूं वही बताएगा, ठीक है? हाँ बताइए। रेन जहाँ कम होती है कितनी? 20 से 50 सेंटीमीटर से भी कम, या 20 सेंटीमीटर, मतलब 20। बहुत गजब, मतलब आइडिया लगा रहे हो, याद नहीं आ रहा है तो अब ऐसा नंबर बोल रहे हो कि हाँ उसी बीच में फंस जाना। डिजर्ट जब भी हमारे दिमाग में आता है तो उसके सैंड 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 आता है कि जहाँ पर बहुत सारा सैंड हो वो डिजर्ट होगा, है ना। लेकिन एक डिफिनेशन है इसकी कि एनी एरिया रिसीविंग लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन इज नोन एज डिजर्ट। इसीलिए देखिए कई कोल, लद्दाख में बालू नहीं है, सैंड नहीं है, लेकिन कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो उसे हम क्या बोलेंगे? डेजर्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसी लाइन है बीच में, इन बिटवीन अरावली एंड वेस्टर्न मार्जिन, जिसको हम बोलते हैं 26 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। ये है आपका 26 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। आइसो हाइट की डेफिनेशन कल बताई थी मैंने, कोई बताया? लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो ये 26 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन जो है ये राजस्थान का जो एरिड और सेमी एरिड रीजन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो अपर मोस्ट पार्ट है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मरुस्थली, या इसी को आप बोल दीजिए ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? मैप में देखिए राजस्थान बागर, ठीक है। 26 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट लाइन है उसके ऊपर का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं मरुस्थली, और नीचे वाले एरिया को बोलते हैं राजस्थान बागर।
अब इसमें जो मरुस्थली है वो है आपका एरिड, और जो नीचे वाला क्षेत्र है जिसको हम लोग राजस्थान बागर बोलते हैं वो है सेमी एरिड। सेमी एरिड क्यों है? क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया है हमारा, वहां पर कोई रिवर नहीं है, ठीक है, वो बैरन लैंड है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको आप बोलोगे एरिया डोमिनेटेड बाय सैंड ड्यून्स। आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनता है इंडिया का, वहां पर सैंड ड्यून्स हैं, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। एवलियन प्रोसेस है ना। एवलियन प्रोसेस क्या होता है? पवन या हवा के द्वारा बहा करके लाई गई डिपोजिशन। अगर कहीं पे वो डिपॉजिट कर दे रहा है हवा के द्वारा, मिट्टी कहीं पर बालू या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर गैदर कर दी जा रही है, इकट्ठा कर दी जा रही है, तो वो ऐसा शेप ले लेती है ना। तो आप मूवीज में देखा होगा आपने अक्सर, बॉर्डर मूवी में ये दिखाया गया। तो आप सैंड ड्यून्स इस तरह से होती है जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ होती है, ठीक है। और जो ये सैंड ड्यून्स के द्वारा डोमिनेटेड है, और जो ये वाला मरुस्थल है नीचे वाला, ये है रॉकी डिजर्ट। ठीक है, ये है रॉकी डिजर्ट। उसके बाद अगर राजस्थान बागर को आए तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ देते हैं। राजस्थान बागर जो नीचे वाला है 26 सेंटीमीटर आइस हाइट के नीचे वाला, इसको दो पार्ट में अगर ब्रेक करें तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, जो ये एकदम खाली है, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है, यहां पर बैरन बेड्स ऑफ रिवर्स मौजूद है। जो हम लोग पहले पढ़ते हैं सरस्वती रिवर, जो मिथिकल सरस्वती रिवर हुई या घग्गर रिवर चैनल है, वो यहां पर मौजूद है। रिवर नहीं है, उनका बेड है। तो ये इस बात का एविडेंस है कि कभी यहीं पर बह रही होगी। प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा हुआ क्या कि ये जो एरिया है आपका, ये ऊपर उठा। तो आप सपोज करो ये अगर स्लोप है, नदी ऐसे बह रही है, ठीक, अगर ये ऐसे उठ जाए तो नदी तो गायब हो जाएगी ना। यही यहां पर हुआ इस जगह पर। तो यहां पर आप कह सकते हो सरस्वती घग्गर रिवर का जो स्ट्रीम है, ट्रिब्यूटरीज है, वो बह रही थी। और जो नीचे वाला पोर्शन है, इसके नीचे वाला, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, कोई बताएगा नाम उसका? लूनी रिवर, ठीक है। यहां पर आपकी लूनी रिवर आ रही है। लूनी रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट लेक से होकर के आती है। नाम बताइए। ठीक है, वो मैप में दिख रहा है। एक और लेक है सॉल्ट लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर राजस्थान में एक लेक है पचपदरा। ये एक बार पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में। यहां से भी आपकी लूनी रिवर होकर के निकलती है, ठीक है। लूनी रिवर ओरिजिनेट कहां होती है बताइए? लूनी रिवर कहां पर ओरिजिनेट हो रही है? हाँ, अरावली। वेरी गुड। तो ये इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा कि जो लूनी रिवर है, एक तो वो सांभर सॉल्ट लेक है, उससे निकल रही है, ठीक है। राजस्थान में हम कह सकते हैं बिगेस्ट सॉल्ट लेक है। तो रॉकी डेजर्ट किससे बना? हाँ, रॉकी डेजर्ट बताइए। 26 सेंटीमीटर आइस हाइट के ऊपर और सैंड ड्यून के नीचे जो एरिड रीजन है उस पार्ट में है ये रॉकी डिजर्ट। ये है आपका सैंड ड्यून एरिया, ये है आपका रॉकी डिजर्ट, ये है आपका 26 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। यहां पर है कुछ बैरन बेड्स ऑफ रिवर्स, और यहां पर है आपकी लूनी रिवर जो राजस्थान बागर है। इसीलिए इस एरिया में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है। राजस्थान की एकमात्र पेरिनियल रिवर कोई बता सकता है कौन सी है? पेरिनियल रिवर वो होती है जहां जिसमें साल भर पानी आता है। लिख लीजिएगा चंबल रिवर, ठीक है। माही को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन चंबल लिखिएगा, चंबल रिवर। तो 15 क्या बता
जो लूनी रिवर है एक्चुअली पचपदरा लेक बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट है उसमें, तो जब वहाँ से लूनी रिवर निकलती है तब एक्चुअली में पूरी रिवर सॉल्टी होती है। उससे पहले फ्रेश वाटर रिवर है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग लोकेटेड लोकेशन ऑफ द सांबर लेक, वो भी एक सॉल्ट लेक है, लेकिन तब भी वो रिवर फ्रेश वाटर लेकर के आती है, सॉल्टी वाटर लेकर नहीं आती है, ठीक है, स्लोप के कारण। और जो ये आपका पचपदरा है, इसके बाद जो लूनी रिवर है इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है पचपदरा। तो ये था पहला थार प्लेटफॉर्म, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हम लोगों ने लिखा है, इसका पहला डिवीजन था थार प्लेटफॉर्म, ठीक है। और सेकेंड डिवीजन है अरावली, इसी में आपका एक और ये इंपॉर्टेंट फीचर है अरावली। अरावली में हम लोगों ने बात कर ली जितनी इंपॉर्टेंट थी। अरावली का कुछ ऐसा है, आगे से नैरो होता जा रहा है, ठीक है, पीछे ब्रॉडर है, क्योंकि यहां पर एक बैथोलिथ जो है वो एक्सपोज हो गया है। बैथोलिथ आपको पता है कि मैग्मा का जो चैम्बर है वो एक्सपोज हो गया है ड्यू टू अपवेलिंग या ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, तो इसीलिए यहीं पर हाईएस्ट पॉइंट भी पाया जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट डिक्रीज होती जाएगी और ये नैरो होता जाएगा, और यहां से ये डाइसेक्टेड माउंटेन्स की तरह आगे बढ़ेगा, कई रेंजेस निकल जाएंगे अरावली से। तो जो एक मोनोटोनसिटी है ग्रेट इंडियन प्लेन्स की, गंगा प्लेन्स की, उसको ये ब्रेक कर देता है कई बार, क्योंकि गंगा प्लेन क्या कहता है कि भाई हम समतल रहेंगे, ठीक है, लेकिन कई बार जब इसकी रेंजेस निकल जाती है इधर उधर, तो बीच बीच में हमें ऊंचे पठार जैसी भूमियां दिखाई देती हैं, तो एक जो कंटिन्यूटी है उसकी वो ब्रेक करता है, ठीक है, परमानेंट कंटिन्यूअस नहीं कहते हैं इसलिए गंगा प्लेन। अरावली के बाद जो ये वाला रीजन है आपका, एक्चुअली इसको आगे बढ़ा तो दिया हम लोगों ने, लेकिन यहां से अब देखिएगा, ये है ना पहला डिवीजन हमारा। अरावली के जस्ट नीचे आप मैप में भी देखिए तो आपको देखिएगा मालवा, है ना, ये आपका तीसरा डिवीजन है। पहला थार, दूसरा अरावली, तीसरा जो सेंट्रल आइलैंड्स है उसमें आ जाएगा मालवा। अरावली के लिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए एग्जाम में कि इट इज अ फोल्ड माउंटेन, सही है कि गलत? अगर स्टेटमेंट लिख दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अरावली, पहला इट इज अ फोल्ड माउंटेन, सही है। अगर लिख दे इट इज अ ओल्ड फोल्ड माउंटेन, वो भी सही है, सही है। फिर अगर लिख दे इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ठीक है। अगर लिख दे इट इज अ डाइसेक्टेड माउंटेन, अगर लिख दे इट इज अ रिलिक्ट माउंटेन, रिलिक्ट रेजिडुअल, इट इज अ रेजिडुअल माउंटेन, और रिलिक्ट माउंटेन आपने मैसेज नहीं लिखा, डिफिनेशन पूरी लिखी। रिलिक्ट माउंटेन होता है अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि ओल्ड कोई बहुत बड़ा पर्वत था उसी के तक अवशेष है ये अरावली, तो रिलिक्ट का मतलब होता है अवशेष, रिमेन्स, ठीक है। रेजिडुअल, रेजिड्यूरी पावर ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल में? अवशिष्ट शक्तियां संसद की, सही है। पॉलिटी को सर से मिल जाएगा, मिलना पड़ेगा। रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद की अवशिष्ट शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या है? 248। वेरी गुड, आर्टिकल 248। बताइए क्या कहता है आर्टिकल 248, कौन बताया? सर जो तीन जो सूची हैं उनमें यदि तीन सूचियां कहाँ दी गई हैं? नहीं सर, जो ये होती है ना केंद्र सूची वगैरह, ये जो है। अरे वगैरह क्या होता है? आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो। दो जगह मेंशन है, कहाँ पे? और 7th शेड्यूल में, और आर्टिकल 246। ध्यान रखिएगा ये जो आर्टिकल लिखे होते हैं, ठीक है, जैसे जो अनुच्छेद हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, उन्हीं का जो कोई ऐसा आर्टिकल है जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए एक स्पेशल शेड्यूल बनाया गया है। जैसे आर्टिकल 1 है हमारा, तो उसके लिए शेड्यूल 1 है ना, क्योंकि आर्टिकल 1 में तो सारे नाम लिखे नहीं गए हैं,
सारे स्टेट्स और यूटीज के, तो उसके लिए शेड्यूल बना दिया गया। उसी तरह जो आर्टिकल 246 है उसका इनलार्ज पोर्शन है हमारा आर्टिकल शेड्यूल 7। 3 सूचियां हैं, राज्य, केंद्र और समवर्ती। तो आर्टिकल 248 क्या कहता है, हम बताएगा? सर इन तीनों सूची से नहीं, तीनों नहीं, यही तो गड़बड़ हो जाएगा। यूपीएससी के आप स्टूडेंट हो। सर ये भी है। केंद्र सूची की बात क्यों करेगा केंद्र? केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय लिखे गए हैं उनके अलावा अगर और कोई ऐसा इशू जनरेट हो जा रहा है जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जिसके लिए लॉ बनाना है, तो कौन बनाएगा? तो केंद्र बनाएगा। तो उसके लिए लॉ बनाने का अधिकार तो देखिए सबको है, लेकिन उसमें प्रिवेल कौन करेगा, किसका लॉ करेगा? केंद्र का। अगर एक ही विषय पर स्टेट ने भी बना दिया, सेंटर ने बना दिया, और वो कॉन्करेंट और स्टेट में नहीं लिखा है, तो सेंटर लॉ वैलिड हो जाएगा, स्टेट लॉ इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 248। तो ये एक रेजिडुअल माउंटेन भी है, रिलिक्ट माउंटेन भी है। ठीक है, अब इसके बाद जो मालवा का पठार है हमारा, मालवा का जो पठार है, आप देखोगे एक तरफ वो बुंदेलखंड से घिरा हुआ है, ठीक है, नीचे वो विंध्यन से घिरा हुआ है, उसके नीचे सतपुड़ा आ जाएगा, और यहीं पे आपको रिफ्टिंग भी दिखाई देगी। ठीक है, तो जो मालवा प्लेटू है इसको आप एक बेसमेंट स्ट्रक्चर मान सकते हैं। बेसमेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब ये पार्ट उठ रहा होगा, है ना, तो ये देखिए, एक तो होता है कि स्कार्पमेंट बन जाना, प्लेटफॉर्म बन जाना पूरा। स्कार्पमेंट ऐसे नहीं समझ में आएगा, मुनैड नॉक आप देख लीजिए ऐसे, अगर कोई ऐसा टेबल लैंड बन जा रहा है आफ्टर डिन्यूडेशन और इरोजन, अपरदन और अपक्षय के बाद अगर कोई स्थलाकृति ऐसी हो जा रही है, तो इसे बोलते हैं मुनैड नॉक और पेनी प्लेन। ठीक है, ये होता है पेनी प्लेन। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन जा रहा है इस तरह से, ये होता है स्कार्पमेंट। हिंदी में भी स्कार्पमेंट ही कहते हैं, पेनी प्लेन को केवल क्या कहते हैं, संप्राय भूमि क्षेत्र। ठीक है, ये आपका संप्राय भूमि क्षेत्र है, ये आपका है स्कार्पमेंट। अगर इसके अलावा कोई ऐसा बन जा रहा है, रिज एंड वैली टोपोग्राफी, रिज एंड वैली, रिज एंड वैली, रिज एंड वैली, जो कि हमें डक्कन ट्रैप में दिखाई देगा। यहां पे आप देखेंगे पहले ये कभी ऐसा रहा होगा, यहां से नदियों ने कटाव किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से रिज एंड वैली टोपोग्राफी बन गई। तो आपको देखोगे अजंता, सतमाला, बालघाट और हरिश्चंद्र लाइन से दिखेगा रिज एंड वैली टोपोग्राफी। तो ये डक्कन का है फीचर। इसी को बोलते हैं, ये वाला जो, हाँ, इसको रिज एंड वैली ही बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो ऐसा होता है, जिसका इरोजन इतना ज्यादा हो गया है कि ऑलमोस्ट ये प्लेन बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा रोलिंग प्लेटफॉर्म। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था, इसको समझ में आएगी नहीं है। अब ये वाला है डेक्कन प्लेटू, ये आपका है बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का फीचर आपको मालवा में देखने को मिलेगा, जो मालवा स्कार्पमेंट बनता है। विंध्यन को भी कई बार स्कार्पमेंट में कंसीडर करते हैं, लेकिन विंध्यन जो है, सॉरी, ये जो है ये टेबल लैंड है ना, ये आपका है पेनी प्लेन, जो मालवा पेनी प्लेन बना है। ये आपका स्कार्पमेंट है, ये विंध्यन है। ये आपका है डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप को ट्रैप क्यों कहते हैं? देखो, अभी जो इंपॉर्टेंट चीजों में लिखवा दूंगा, लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। ट्रैप को ट्रैप क्यों कहते हैं? कोई बताएगा ट्रैप क्या होता है? डक्कन ट्रैप का मतलब है स्टेप लाइन। हाँ, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर लिखवा देंगे इकट्ठे। जब वल्केनिज्म होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, ठीक है, सपोज कीजिए कि जो इंडियन पेनिनसुला है वो किसी हॉट स्पॉट के ऊपर से निकला, जैसे जो महाराष्ट्र है या प्लेटू है, जो डक्कन ट्रैप है, ये कैसे बना? जब हमारा इंडियन पेनिनसुला नॉर्थवर्ड जर्नी के दौरान रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर पहुंचा। रीयूनियन आइलैंड मैंने फिगर शेयर किया फोटो, रीयूनियन, और उसी के बगल में है मॉरिशस, मेडागास्कर, रीयूनियन, मॉरिशस। उसके ऊपर आप जाओगे तो सिचिल्स, इंडियन ओशन है।
ये आइलैंड से इंडियन ओशन के। तो जब ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर पहुंचा तो क्या हुआ कि मैग्मा, ये जो परत है थोड़ी पतली रही होगी, तो यहां से मैग्मा ने इंट्रूजन किया होगा, मैग्मा आया होगा फोर्सफुली, प्रेशर लगाया होगा, तो आप ऐसे कह सकते हो मैग्मा ऊपर की तरफ आया और इसके कारण यहां पे एक अपवार्पिंग हुई होगी। अपवार्पिंग का मतलब होता है लैंड का ऊपर उठना मैग्मा के फोर्स में आकर के। मतलब अगर आप इसको एग्जैक्टली बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, ये नीचे वाली लाइन मिटा दें और कुछ ऐसा हुआ होगा ना, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है मैग्मा की कि जब वो ऊपर आता है, जब मैग्मा ऊपर आता है तो उसका जो सिलिका कंटेंट होता है वो बढ़ता चला जाता है। मैग्मा में जो सिलिका होता है वो बढ़ता चला जाता है। सिलिका बढ़ने के कारण इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। विस्कोसिटी को हिंदी में कोई बताएगा क्या कहते हैं? हाँ, चिपचिपापन बढ़ता जाता है। विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो जो मूवमेंट या फ्लूइडिटी है वो कम होती जाएगी। आपको पता है कोई भी आप पानी गिराओ आराम से बह जाएगा, शहद गिरा के देखो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो जब ये ऊपर, अब सपोज करो कि यहां तक लैंड उठ गया, पहले कहां पे था? यहां पे था, ठीक, यहां तक उठ गया मैग्मा के प्रेशर में आके, मैग्मा यहां से आ रहा है, ये बैथोलिथ है मान लो, ठीक है, यह हॉटस्पॉट है मेंटल में। अब यहां से मैग्मा है, उसने इस पार्ट को ऊपर उठा दिया, अगला जो मैग्मा आएगा, अगली जो एक चेन आएगी, उसको कहां तक ट्रेवल करना पड़ेगा? यहां तक। जैसे ये ऊपर आएगा, डिस्टेंस बढ़ा, विस्कोसिटी बढ़ी, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगा। तो अब ये मैग्मा ज्यादा दूरी तक मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह और जब ऊपर आएगा मैग्मा तो अब यहां तक की ट्रेवल डिस्टेंस करनी पड़ेगी उसे, डिस्टेंस बढ़ा, विस्कोसिटी बढ़ी, तो जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर कि ये कैसा दिख रहा है आपको, ट्रैप दिख रहा है ना, स्टेप लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यही आपका डेक्कन ट्रैप ऐसे ही बना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप हम देखते हैं कि अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट कि डेक्कन ट्रैप बना कैसे? इसलिए देखो सबसे विचित्र तरह के आपको दिखेंगे वो सारे रेंजेस, अजंता, सतमाला, ठीक है, बालाघाट और हरिश्चंद्र। तो ये इसीलिए स्टेप वाइज ऐसे बने हैं, क्योंकि इसमें जो ये जो मैग्मा कूल हुआ, जैसे अब ये मैग्मा ऊपर आया, जब तक नीचे वाला ऊपर आएगा तब तक ये ठंडा हो जाएगा, विस्कोसिटी ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा होगा नहीं, यहीं ठंडा होकर यहीं जमा हो गया। अगला जो आया उसको ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ी, तो ये कम दूरी तक जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज कर गई, ठीक। तो ये एक रीजन है डेक्कन ट्रैप के बदले। मालवा का पठार है, इसके बारे में भी हम लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, कौन सा रीजन है? ये है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है वो आप कह सकते हैं कि स्कार्पमेंट है जो ऊपर आकर के एक्सपोज हो गया है इरोजन के बाद, मतलब पेनिप्लेन स्टेज से ऊपर आ गया, स्कार्पमेंट बन गया है, ठीक है। स्कार्पमेंट में और पेनिप्लेन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? स्कार्पमेंट में ध्यान से देखिएगा, एक एंगल स्टीप है और एक जेंटल है, एक बहुत ज्यादा जेंटल होती है और एक स्टीप होती है। इसी के बाद अगर एक और फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं हॉग बैक, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। जो हॉग बैक टोपोग्राफी होती है उसमें दोनों एंगल स्टीप होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो हमारा विंध्यन है वो तो स्कार्पमेंट है, लेकिन जो सतपुड़ा है वो हॉग बैक है, ठीक है, जो सतपुड़ा माउंटेन है। अब अगर विंध्यन सतपुड़ा लाइन से बनाया जाए, देखिए अभी मिक्स करके बताता जा रहा हूं सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, पेनिप्लेन तो आप ये कह लो मालवा प्लेट है, हाँ पेनिप्लेन बिल्कुल ऐसा है, ये टेबल लैंड की तरह, जैसे ये टेबल खड़ी है इस फ्लोर पे, वैसे कोई लैंड खड़ा हो। पेनिप्लेन बनता कैसे, ये सपोज करो ये एक भूमि का हिस्सा है, ठीक है, लैंड पार्ट है, यहां पर इसको बिगाड़ने की क्षमता किसकी है?
नदियों की है, अगर हम कहें इरोजन की बात करें अपर्दन की, नदियां ही तो काटती हैं अपने रिवर बेड को, ठीक है। नदियां कहां तक कटाव करती हैं? अपने बेस लेवल तक। बेस लेवल को क्या होता है? तो ये मान लिया गया है कि जो मीन सी लेवल होता है वही नदियों का बेस लेवल होता है, वहां तक वो वर्टिकल इरोजन करती हैं, अपना कटाव करती हैं। सपोज करो यहां पर नदी ने कटाव शुरू किया, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज है ये कहलाती है यंग स्टेज। यंग स्टेज की प्रॉपर्टी क्या है कि जो वर्टिकल इरोजन है, जो लंबवत अपरदन है, वो ज्यादा है लैटरल से, क्षैतिज अपरदन से। यहां पे नीचे की तरफ काट रही है, वी शेप्ड वैली बन रही है, ठीक है, जब यंग स्टेज में होती है रिवर। उसके बाद यहां वाला आप देखेंगे जब, तो ये क्या है? मैच्योर स्टेज है ना, क्योंकि अब देखिए लंबवत के साथ साथ वो क्षैतिज भी काट रही है अपने तटों को। और जो ये नीचे वाला है आपका, अब जो वर्टिकल इरोजन है वो बंद हो चुका है, केवल लैटरल इरोजन चल रहा है। तो एक्चुअली ये होता कैसे? ऐसे पहले इतना काटा, फिर ये हुआ। अब देखिएगा इस माउंटेन का क्या दुर्दशा करती है। समझ में आ रहा है? ये सपोज करो एनिमेशन चल रहा है, मतलब इनिशियली ये कहां तक था, लेकिन अब ये कितना बचा? तो ये जो स्टेज है इसे भी बोलते हैं पेनिकुलेम या संप्राय भूमि। क्लियर है पेनिकुलेम क्या होता है? ठीक है। ये आपका है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद जो नीचे वाला मार्जिन है, ये क्या है? ये है विंध्य, ठीक है। विंध्यन के बाद अब ये विंध्यन तक आप कह लो कि जो हमारा पहला डिवीजन था वो कंप्लीट हो गया, सेंट्रल हाईलैंड का। उसके बाद इसके नीचे है सतपुड़ा, और सतपुड़ा से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेकंड डिवीजन, जिसे हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र प्लेटू या दक्कन ट्रैप। सतपुड़ा इज द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो यहां पर है आपका सतपुड़ा, ये है आपका महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू में भी आप देखेंगे तो आपको रेंजेस दिखाई देंगे, अजंता, सतमाला, ग्वालीगढ़ इसमें नहीं है, ग्वालीगढ़ इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा, ठीक है। अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। महाराष्ट्र प्लेटू की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कलसुबाई। कलसुबाई सिचुएटेड इन विच रेंज? हरिश्चंद्र, यहां पर। हाईएस्ट पीक है ये महाराष्ट्र प्लेटू की, ठीक है, कलसुबाई। कलसुबाई नाम कैसे पड़ा? तो ये जो पर्वत है इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा मंदिर है, कैसुई देवी का मंदिर है, कैसुई देवी, उसी के नाम पर इसको बोला गया कलसुबाई, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे है कर्नाटका, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है कर्नाटका प्लेटू। ऊपर वाला है मलनाड जो लार्जेस्ट पोर्शन कवर करता है, ये है मैदान। ये आपका ईस्टर्न प्लेटू है, ईस्टर्न हिल्स है। ईस्टर्न हिल्स में जो ये जो आप बड़ा सा एक देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये एरो बहुत सही जगह बन गया है, ये वाला, ये है आपका
छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू एक्चुअली कैसा है दिखने में, तो आप देखोगे ऐसा है। झारखंड का मैप देखना, बिल्कुल ऐसा ही है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे इस तरह से। ये वाला है हजारीबाग प्लेटू, ये है आपका राजमहल हिल्स, और नीचे वाला है रांची प्लेटू। इसी को बुलाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो छोटा नागपुर प्लेटू इसे ही बोलते हैं, ठीक है। जो राजमहल हिल्स है इनका कंटिन्यूएशन था कहां पर, यहां पर, जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है मेघालय प्लेटू तक। लेकिन यहां पर ये जो राजमहल हिल्स वाला पोर्शन है, यहां पर एक लिफ्टिंग हो गई, तो ये पार्ट अलग हो गया। तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उसकी लेंथ कम हो गई, मेघालय प्लेटू अलग हुआ, बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ ईस्टर्न हिल्स और ईस्टर्न प्लेटू रीजन। तो ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेटू। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बघेलखंड, ठीक है। जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था तब तक मुझे बुंदेलखंड और बघेलखंड में इतना कंफ्यूजन था कि कौन सा ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में है, और किसी को हुआ ये कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये आपका बघेलखंड है। बघेलखंड के बाद यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिन है जिसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन, ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्टिंग हुई है, अभी हम लोग बात करेंगे, लिखवा भी देंगे, महानदी और इंद्रावती रिवर की। इसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर, मतलब इतना हार्श क्लाइमेट और चारों तरफ से इसको फोर्ट बेसिन भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दंडकारण्य से घिरा हुआ है, ऊपर क्या है, ये वाला जो रीजन है बस्तर प्लेटू, तो चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको फोर्ट बेसिन कहा जाता है, ठीक है, किले के आकार का बेसिन, कि चारों तरफ से ये हिल और माउंटेन से घिरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन के नीचे आप देखोगे तो यहां सदर्न पोर्शन तक आपको बस्तर प्लेटू दिखेगा, ये आपका बस्तर प्लेटू है। बस्तर प्लेटू के बाद यहां पर है आपका तेलंगाना प्लेटू। इसको कई बार कंसीडर किया जाता है कर्नाटका का एक्सटेंशन तेलंगाना, और तेलंगाना के नीचे आपको दिखाई देगा रायलसीमा प्लेटू, ठीक है। उसके बाद यहां पर है आपके वेस्टर्न घाट, ठीक है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और यहां पर है आपका ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कौन सा चौड़ा है कौन सा पतला है? तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। रीजन क्या है, कल बहुत लंबी बात की थी हम लोगों ने, क्योंकि ये रीजन सबमर्ज हो गया पानी के नीचे, इसीलिए यही कारण है कि ये ब्रॉडर है। तो यहाँ पर डेल्टाज मिलते हैं रिवर्स के, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पर इश्वरीज या मोहाना मिलता है, क्योंकि जो रिवर है जो डिपोजिशन करती है उसको ओशियन बहा करके ले जाता है, वो रुकने नहीं देता है, ठीक है। ट्रांसग्रेशन, मेरीन ट्रांसग्रेशन ऑफ टर्शियरी पीरियड, तो जो ट्रांसग्रेशन है, अतिक्रमण हुआ समुद्र का यहाँ पर, उसके कारण यहाँ पर डेल्टा पॉसिबल है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो पहले नोट कीजिए कि जैसे ये जो आपने बनाया विंध्यन है ना, तो विंध्यन की हाईएस्ट पीक कौन बताएगा? अब मैप भी देखते चलिएगा साथ साथ में और नोट करते चलिएगा, विंध्यन की हाईएस्ट पीक क्या है? वेरी गुड, सद्भावना है, गुडविल बोला जाता है, गुडविल पीक से सद्भावना। ये किस रेंज में है या किस पार्ट में है विंध्यन? आप ऊपर देखेंगे तो भांडेर और भानरेर, भांडेर कहा जाता है और भानरेर भी कहा जाता है, मैं लिख दे रहा हूं। भांडेर और भानरेर, इसमें जो हाईएस्ट पीक है उसे बुलाता है गुडविल पीक या सद्भावना पीक, ठीक है। तो गुडविल या सद्भावना इंडेक्स, ये हाईएस्ट पीक है विंध्यन की। विंध्यन में आप देखोगे तो एक तो आपका आ जाएगा ऊपर भांडेर या भानरेर, नीचे आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रेंज है, क्या नाम है, कौन बताएगा? नहीं, जो विंध्यन का पार्ट है, छोटा सा रेंज है कैमूर, देखो ध्यान, है ना, कैमूर रेंज आपको दिखाई देगा। जो भांडेर और भानरेर और कैमूर है,
ये दोनों ही मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। भांडेर मध्य प्रदेश के मांडू जिले में है, जो आपका ये मैंने हाईएस्ट टी बताई गुडविल, ये वहीं से एसोसिएटेड है, ठीक है। और जो आपका कैमूर है वो भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी। विंध्यन से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट होती है, कौन नाम होता है? विंध्यन जो माउंटेन रेंज है वहां से 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है। केन, बेतवा, चंबल और माही। माही, केन, बेतवा, चंबल बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ये आपकी विंध्यन से लिख लीजिएगा, ओरिजिनेट होती हैं। और माही के आप मैप देखिएगा, गुजरात में, गुजरात का जो गल्फ ऑफ खम्बत रीजन है, गल्फ ऑफ खम्बत में माही अपना मुहाना बना रही होगी, ठीक। माही के ऊपर एक रिवर है साबरमती, ठीक है। साबरमती रिवर, इसका ओरिजिन क्या है? साबरमती रिवर का जो ओरिजिन है वो एक लेक है। मैंने आपके मैसेज में शेयर तो किया है, ऋषि का। खोलो सब लोग, खोलो टेलीग्राम। देव करके कुछ नाम है, मुझे नहीं नाम आ रहा। हाँ, हाँ क्या है? देवभर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। जो साबरमती रिवर है वो ओरिजिनेट होती है देवभर लेक से, ठीक है। देवभर लेक आप कह सकते हैं पूरे एशिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक। तो कोई लार्जेस्ट बताएगा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं एग्जाम में। आप गूगल पे जब सर्च करोगे ना तो इसके कई आंसर आपको दिखाई देंगे अलग अलग। एशिया का, इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? वो आपका है, क्या है? देवभर, ठीक है, देवभर। यहीं से आपकी साबरमती रिवर निकलती है। तो पहला कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? नहीं नहीं यार, आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट। रिहंद डैम का नाम कितने लोगों ने सुना है? रिहंद डैम का जो रिजर्वायर है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का आर्टिफिशियल। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस राज्य में है? क्या क्या करोगे भैया? यूपी तो जानकारी रखो, सोनभद्र जिला है, सोनभद्र। ये सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड एमपी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है। किस नदी पर है कोई बताएगा? अभी इतना तो लॉजिक तो लगाए लोगे। रिहंद, चलो रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? देखो रिकॉल करते चलो, याद करते चलो। रिहंद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हाँ, अरे महानदी कहाँ चले गए यार? उत्तर प्रदेश में है ये महानदी, कहाँ बह रही उत्तर प्रदेश? सोन नदी किसने नाम सुना? सोन नदी, सोन की ट्रिब्यूटरी है रिहंद। रिहंद पे ये आपका लार्जेस्ट लेक है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक या लेफ्ट बैंक? राइट, ठीक है, नीचे साइड बनती है ना। तो देखिए एक पॉइंट से हम लोग कई आंसर निकाले, लिखते चलिएगा इसको, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि विंध्यन से ही कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, जैसे केन, बेतवा, चंबल। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा है, यमुना रिवर। यमुना रिवर की सहायक नदियां हैं केन, बेतवा, चंबल, ठीक है। जो आपका ये जो मालवा रीजन है, इसका इंपॉर्टेंस एक ये भी है
कि मालवा रीजन का जो दक्षिणी हिस्सा जहां पर चंबल नदी बह रही है, चंबल और माही रिवर, ये दोनों मिल करके यहां पर बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है, बीहड़, जहां पर गुलीज नहीं गलीज बोलते हैं ना, गलीज और रेवाइंस। देखिए बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होती है, इसको मिटा दूं क्या? अरे इसको क्यों मिटाएंगे, इसको मिटा दूं। मालवा का जो प्लेटू है, मालवा का पठार है, उसका एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि यहां पर बैडलैंड टोपोग्राफी होती है। जो ये आपको थोड़े से पतले पतले हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको कहते हैं गलीज, मतलब नाली, हिंदी में नाली कहते हैं। ये जो थोड़ा चौड़ा हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? ये अपर्दन है, रिवर का ये फ्लूवियल प्रोसेस है। ये कोई बहुत बड़ा लैंड होगा, 3D में कंसीडर करो, ये पूरा है लैंड। तो यहाँ से एक रिवर बह रही है, यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है, ठीक। तो इसने ये बेड जिसके काट काट के ये फीचर डेवलप किया है, ठीक है। तो ये जो छोटे वाले हिस्से इनको बोलते हैं गलीज, और जो बड़े वाले हैं उनको बोलते हैं रवाइंस, ठीक है, जो थोड़े चौड़े हो जाते हैं। इस रीजन में मालवा के दक्षिणी हिस्से में आप देखोगे कि ये बनने का फॉर्मेशन बहुत तेज हो गया ड्यूरिंग टर्सरी पीरियड, जब हिमालयन ओरोजनी हो रही थी, तो पूरे आप कह लो पेनिनसुला में बदलाव हो रहे थे छोटे छोटे। तो ये जो हिस्सा था एक्चुअली यहाँ पे हुआ कैसे, ये आपका सपोज करो सी लेवल है, ठीक है। एक रिवर ने यहां काटा, अपना बेड इसने काटा, तो ये कहां तक काटेगी अपना बेड? ये जो बेस लेवल है यहीं तक तो कट करेगी। यस सर। तो ये इसने यहां तक कट कर दिया सपोज करो, तो ये तो डेवलप हो गया एक गली या रिवाइन, कुछ भी कंसीडर कर लो इसे, ठीक है। उसके बाद जब अपलिफ्टमेंट हुआ लैंड का ड्यूरिंग टर्शरी पीरियड, तो ये हिस्सा तो उठ के आ गया यहां। तो अब रिवर को और अपॉर्चुनिटी मिल गई कि नहीं काटने की, यस सर। जब अपलिफ्टमेंट हुआ। तो अब ये जो टोपोग्राफी डेवलप होने लगी जगह जगह पर, उसे ही बोला गया बैडलैंड टोपोग्राफी। तो ये आपको क्षेत्र दिखेगा मालवा वाले, ठीक है। चंबल नदी बहुत ज्यादा इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा विंध्यन था, इसको हम लोगों ने देखा कि एक तो है इसका ऊपर वाला हिस्सा भांडेर या भानरेर, नीचे आपको क्या मिलेगा? कैमूर, ठीक है। और मेन ये है विंध्यन, हाईएस्ट रेंज इसकी भानरेर में है, गुडविल पीक। इसके बाद आपका आ जाता है सतपुड़ा। सतपुड़ा वैसे तो स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश से, लेकिन इसका एक्सटेंशन आपको गुजरात में दिखाई देगा, मैप में नहीं लिखा होगा। आप इस जगह पर एक चीज बनाइएगा, एक छोटी लाइन खींचिए और उसको लिख दीजिए राजपीपला। गुजरात का नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर राजपीपला प्लेटू है छोटा सा, वो भी एक्सटेंशन है किसका? सतपुड़ा का, ध्यान रखिएगा। राजपीपला ये है, स्पेलिंग ये है, ठीक है। तो ये भी आपका सतपुड़ा का ही एक्सटेंशन है। तो राजपीपला, मेन सतपुड़ा, नीचे आप देखोगे तो आपको दिखेंगी ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। उसके बाद महादेव हिल्स आपको दिखाई देंगे ग्वालीगढ़ के बाद, मैप में देख रहे हो कि नहीं? महादेव हिल्स के बाद यहां पर आपको मैकाला रेंज दिखाई देगा, ठीक है। और यही जो सतपुड़ा है, इसी का आगे एक्सटेंशन हो गया है, कैसे? एक रेडियल प्लेटू के फॉर्म में, जिसे हम लोग अमरकंटक प्लेटू बोलते हैं। तो अमरकंटक प्लेटू से भी दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलते हैं, कोई नाम बताए? नर्मदा और सोन रिवर, ठीक है। इनका ओरिजिन कहां पर है? अमरकंटक प्लेटू पे। अच्छा, अरावली की हाईएस्ट पीक का नाम बताइए। अरे अरावली कह रहा हूं, सतपुड़ा का कहां पे है, किस रेंज में? ये है आपका अरावली, राजपीपला, अरावली, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाला, अमरकंटक। कहां पर है ये हाईएस्ट पीक? महादेव है ना। ये महादेव जो है, महादेव पे आप कह लो, महादेव रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ठीक है।
जो छत्तीसगढ़ एरिया है, आप देखिए चारों तरफ से बेसिन एरिया है, घिरा हुआ है, अब चारों तरफ से खड़ा कगार बना हुआ है। तो यहाँ पर जो मानसून वेव्स हैं उनका प्रभाव होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ से। तो बेसिकली रेन शैडो एरिया एक तरीके का बन जाता है। तो क्लाइमेट सब ह्यूमिड टू सेमी एरिड बन जाता है इसका। लेकिन उसके बाद इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। कोई बताएगा क्यों? छत्तीसगढ़ बेसिन जो हमारा, उसको राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? यहाँ पर जो रिवर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी रिवर है महानदी, और ये रिफ्टिंग ज्यादा लंबी फैल गई थी कब? टर्शरी पीरियड के दौरान। और महानदी के बाद इंद्रावती, दो बेसिन ऐसी हैं जो पर्याप्त मात्रा में पानी इसको दे देती है, क्योंकि ये जो दोनों रिवर्स हैं उनको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा पानी। जो मानसून में कहीं ना कहीं तो बारिश करेंगी, जहां पे उनका एक्सेस होगा तो वो इस एरिया में पहुंचा देती है। ठीक है, तो सॉइल भी यहाँ की बहुत फर्टाइल रीजन है ये। उसके बाद अजंता, ये तो आपको पता है, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कलसुबाई है वो हरिश्चंद्र पे है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र प्लेटू की। और इसके बाद आपका आ जाता है कर्नाटका प्लेटू। इसमें कुछ भी जानने को नहीं, बस इतना आप जानना कि जो मलनाड है इट इज हायर, और ये जो मैदान है इट इज लोअर। मलनाड एरिया जो है ये आपका रीजन वैली टोपोग्राफी है, ऐसा है, और जो मैदान एरिया है वो ऐसा है। इसीलिए जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज हैं वो आपके मैदान एरिया में ही है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटका प्लेटू में। ठीक है, तो मैदान में ह्यूमन एग्लोमरेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है। आज भी रिसेंट टाइम में यहां से लोग छोड़ के इधर ही भाग रहे हैं। आप देखो मैप एक मैंने शेयर किया, उसमें बेंगलुरु, मंगलोर, मैसूर, ये जितनी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो सब आपके मैदान क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग हैं जो जिनको पता नहीं है कि मैं कहाँ मैप देखने के लिए कह रहा हूँ, तो ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन कर लो। इसके बाद अगर ईस्टर्न प्लेटू रीजन को देखें हम लोग, ईस्टर्न प्लेटू रीजन जो है हमारा, तो इसमें मैंने बताया आपको बघेलखंड, बुंदेलखंड की तरह एक स्ट्रक्चर है बघेलखंड। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ बेसिन की बात हो गई हम लोग की। अब ये तेलंगाना प्लेटू आ गया, तेलंगाना प्लेटू और रायलसीमा, इसको माना जाता है कर्नाटका प्लेटू का एक एक्सटेंशन। कई बार महाराष्ट्र प्लेटू का एक एक्सटेंशन बोला जाता है। हुआ क्या था, जब यहाँ पे दक्कन ट्रैप बने थे तो यहां से लावा फ्लो हुआ ऊपर तक, तो एक्चुअली में जो हमारा महाराष्ट्र प्लेटू है उसका एक्सटेंशन मालवा तक में दिखाई देता है। जो मालवा रीजन है उसमें भी जो हमें ग्रेनाइट और लाइसिस मिलते हैं, ठीक है, जो पत्थर मिलते हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं। मतलब यहां से लावा चारों तरफ निकला ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो रास्ते में जो जो पड़ा, जहां पे लावा सॉलिडिफाई हो गया कूल होकर के, वहां प्लेटू बन गया। तो वैसे ही हमारा तेलंगाना प्लेटू और रायलसीमा हिल्स ये डेवलप हुआ। ठीक है, और अगर प्लेन की बात की जाए, कोस्टल प्लेन्स की, तो कोस्टल प्लेन, अच्छा ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक को बताएगा? ईस्टर्न घाट जो है हमारा ईस्टर्न घाट, उसकी हाईएस्ट पीक को बताएगा? दो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट ऑप्शन में दिया था डोडा बेटा, अनामलाई, अरोया कोंडा, और एक ऑप्शन था आपका एक ऑप्शन और था, बड़ा अच्छा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया। तो ईस्टर्न घाट का अगर पूछा जाए आपसे हाईएस्ट पीक क्या है तो क्या बताओ? हाँ, आधे अनाईमुड़ी बोलो, आधे अन्नामलाई बोलो, क्या? वेस्टर्न घाट का बताओ हाईएस्ट पीक? अनाई मुड़ी है या डोडा बेटा? दूसरे नंबर में है नहीं, अन्नामुदाई है, अन्नामुदाई डोडा बेटा दूसरे नंबर पे है। आप कंफ्यूज हो गए? अन्नामुदाई है, डोडा बेटा दूसरे नंबर पे है। थोड़ा सा डिफरेंस है, डोडा बेटा थोड़ा कम हाइट में, डोडा बेटा ये कोई छोटा बेटा। ठीक है, और अगर ईस्टर्न घाट में दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न घाट में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक अगर हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट, तो वो है आपका अरोया कोंडा, महेंद्रगिरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, जो कि आपका कहां पर है महेंद्रगिरी?
उड़ीसा में, ठीक है। कहां पर, किस लेक के पास है, चिल्का लेक के पास। और जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वो है अरोया कोंडा, मैं लिख दे रहा हूं। ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, ये आ भी चुका है एग्जाम में सारा पॉइंट। अगर कोस्टल प्लेन्स की बात की जाए, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो इसमें ये वाला पॉइंट जो है, यहां से तो आपका मकरन कोस्ट चालू हो जाता है पाकिस्तान का, उसके हम लोग बारे में बात नहीं करेंगे। ये आपका कौन सा कोस्ट कहलाता है, ये कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये आप कह सकते हो कच्छ कोस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये कोई बताएगा, ये वाला कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो जो आपका दमन है, यहाँ पर दमन, यहां तक आप कह लो कि ये आपका काठियावाड़ कोस्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो प्लेटू है यहाँ पर काठियावाड़, वो माना जाता है इसी दक्कन ट्रैप का एक पार्ट। ये भी एक प्लेटू है काठियावाड़। ये अलग कैसे हुआ, तो आप इस रीजन को ध्यान से देखें, तो इस रीजन में आपको माही, साबरमती रिवर और बहुत सारी स्ट्रीम दिखाई देंगी छोटी छोटी। तो इसको इरोड कर दिया यहाँ पर इन रिवर से, ठीक है। इवन जो आपका वेस्टर्न घाट है वो एक परफेक्ट वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। आधी नदियां इधर बहती हैं, आधी इधर बहती हैं, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट का ये वाला पोर्शन है, इधर वाला वेस्ट वाला, उसमें फॉल्टिंग हो गई, भ्रंश घाटियां बन गई बहुत सारी, इसीलिए वो पानी में सबमर्ज हो गया, इसीलिए ये एस्चुरीज बनती हैं, इसीलिए ये थोड़ा उठा हुआ है, चार्नोकेटाइजेशन हुआ है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में। तो ये ऊपर उठ गया, ऊपर उठने के कारण अब जो भी सेडिमेंट्स गिरेंगे तो पानी में गिर जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो है, इसको वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन आता है, इंडेंटेड कोस्ट भी कहा जाता है, दांतेदार कोस्ट। जो ये वाला आपका वेस्टर्न घाट एरिया, वो इंडेंटेड है, मतलब ऐसा, ठीक है। ये इंडेंटेड इसीलिए हुआ क्योंकि ये अपलिफ्टमेंट हुआ यहाँ पर और फॉल्टिंग हुई है। इसीलिए कहा गया कि ये वाला जो कोस्ट है, ये नेचुरल हार्बर्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कोस्ट है। क्योंकि अगर आप सपोज करो किसी पार्किंग में कार पार्क कर रहे हो, तो वो तो खड़ी रहेगी क्योंकि ये रोड तो नहीं हिल रही है। लेकिन अगर ओशन में आपने सपोज करो खुले सागर में आपने पार्क कर दिया अपना जहाज, आप में से किसी ने जहाज खरीद लिया कभी, और वो पानी का जहाज आपने पार्क कर दिया, तो वो वहीं पे थोड़ी ना रहेगा। तो आपको ये देखना होगा ना कि कहाँ पर वाटर शांत है। शांत कैसे होगा ओशन का वाटर, जब चारों तरफ से भूमि मिल जाएगी। तो ऐसा जो एरिया होता है वो कुछ ऐसी, तो यहाँ पर अगर आप जहाज लाके पार्क कर दो धीरे से किनारे, तो किसी पता ही नहीं चलेगा पार्क के जहाज, मस्त यहाँ खड़ी रहेगी। तो जो वेव है, ओशन वेव है या फिर जो विंड है, वो इनका कोई असर नहीं पड़ेगा इन पे, ठीक है। तो इसीलिए नेचुरल हार्बर के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इसी तरह अटलांटिक कोस्ट भी आप देखोगे तो अटलांटिक कोस्ट भी इंडेंटेड है, दांतेदार। इंडेंटेड का मतलब होता है दांतेदार, ठीक है। अब यहां से काठियावाड़ कोस्ट के बाद गोवा तक आप आ जाओ, ठीक है। गोवा तक आपका कौन सा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट। गोवा से कर्नाटक आ जाओ, कर्नाटक तक कौन सा कोस्ट है, बीच में कन्नड़ आएगा, फिर मालाबार आएगा। कनारा बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, कई नाम है, तो है ना। कैनरा, मैं कैनरा से इसको याद रखता हूँ, बैंक है कैनरा बैंक, तो कैनरा कोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप केरला तक चले जाओ, कर्नाटक से केरला, तो वो आपका हो जाएगा मालाबार कोस्ट। इधर आ जाओ दूसरी साइड, तो सबसे पहले आपका केरला से आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक उत्कल कोस्ट, उड़ीसा से ऊपर वेस्ट बंगाल तक सुंदरबन कोस्ट। क्लियर है? चलो इसको दोबारा यहां बना दे रहा हूं। ये आपका कच्छ कोस्ट है,
दमन तक आपका काठियावाड़ है। हेलो, हाँ, तुम निकल गए? अच्छा ठीक है, तो 12 बजे 10 मिनट वेट कर लेना। हिस्ट्री पढ़। हाँ, एक खुशखबरी है, 10 मिनट में आपको छूट जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देख लो पहले, क्योंकि ये तो आपको मिल जाएगा, इसको कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। कोस्ट लाइन है जो कोस्टल प्लेन है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका वेस्टर्न घाट कुछ ऐसा है। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए एग्जाम में कि हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव टुवर्ड फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड द साउथ, तो ये सही है कि गलत? वेस्टर्न घाट जो है हमारा, उसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण आने पर लगातार घटती जाती है, अगर ये लिखा हो तो सही है कि गलत? वेस्टर्न घाट जो है उसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण आने पर घटती जाती है, सही है कि गलत? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों एग्जाम के लिए अगर कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो आप उसे गलत नहीं कहिएगा। इनकम्प्लीट सेंटेंस कभी गलत नहीं होता है। मैं इस सेंटेंस को आप ये कह सकते हो इनकम्प्लीट है, लेकिन ये गलत नहीं है। वेस्टर्न घाट की हाइट जो है ये अप टू गोवा तो घट ही रही है ना। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो नॉर्थ से अगर हम साउथ जाएं तो गोवा तक घटती है, गोवा के बाद बढ़ती है कहां तक? तो ये आपका है पलक्कड़। पलक्कड़ पे ही आप देखोगे एक गैप मौजूद है पास, जिसको हम लोग पाल घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में चार बहुत इंपॉर्टेंट पासेज है। एक आपका है थाल घाट जो महाराष्ट्र को नासिक से जोड़ रहा है, एक आपका है भोर घाट महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ रहा है, एक आपका है पाल घाट जो पलक्कड़ के पास आपको दिखाई देगा, वहां पे उसमें लिखा नहीं होगा, आप लोग लिख लो पलक्कड़ जो है उसके पास एक गोला बनाओ, उस पर लिख लो पाल घाट। ठीक है, आपको गैप दिखाई देगा माउंटेन प्लेन्स के बीच में, और वो आपको आप कह सकते हो जोड़ता है चेन्नई को कोच्चि से। चेन्नई को कोच्चि से मतलब चेन्नई इधर है, कोच्चि इधर है। ठीक है, तो तमिलनाडु को केरला से जोड़ेगा चेन्नई से कोच्चि, और जो उसके नीचे है वो है शेनकोट्टा घाट। शेनकोट्टा घाट जोड़ता है मदुरई को कोट्टायम से। ठीक है, कोट्टायम सिटी ऑफ केरला, केरला में। अच्छा आप बताओ, पहले तो ये बताओ केरला की कैपिटल बताओ, कौन बताएगा? ये तो पता ही होगा, लोकेशन बताओगे उसकी। ठीक है, अब ये बताना केप कैमोरिन केरला का पार्ट है तमिलनाडु का? केप कैमोरिन तमिलनाडु का पार्ट है, केरला का तमिलनाडु का। इसका दूसरा नाम कोई बताओ? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ही ब्रिटिश काल में केप कैमोरिन हम लोग के मैप में लिखा है, अब वो गलत लिखा है, उसको लिखना चाहिए कन्याकुमारी। ठीक है, दोनों लिख रखा है, चलो वेरी गुड। तो केप कैमोरिन, उसके ऊपर आप जाओगे तो नागेर कोयल आपको दिखाई देगा, नागेर कोयल के ऊपर आओगे तो आपको कैपिटल दिखाई देगा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के ऊपर आप जाओगे तो कोल्लम दिखाई देगा, वहीं पर आपका अन्नामलाई है, ध्यान रखना। और अन्नामलाई के ऊपर आपका पलक्कड़ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं पालघाट, जो दर्रा पालघाट दर्रा बनता है। ठीक है, उसके बाद कोट्टायम आ जाएगा, इधर आप देखोगे कोयम्बटूर आ जाएगा, केरला में ही। ठीक है, केरला में नहीं, कोयम्बटूर कहाँ है? हाँ, तमिलनाडु कर्नाटक बताओ।
तमिलनाडु में। अच्छा ये आप लोग एक क्वेश्चन बताओ, इंडिया के कैपिटल का नाम बताओ। हाँ न्यू दिल्ली। चलो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं क्लास को। देखो 4 ऑप्शन है। इंडिया का कैपिटल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 करोड़ का क्वेश्चन है। भारत की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है न्यू दिल्ली, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और चौथा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन। कहाँ लिखा न्यू दिल्ली? हाँ? देखो कभी भी आप बात करो अगर अपनी कोई, तो जो डॉक्यूमेंट या फिर आप जो रेफरेंस दो वो इतना सटीक होना चाहिए कि वो क्वेश्चनेबल ना हो। और ऐसा सटीक डॉक्यूमेंट केवल है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स। और पूरे भारत का जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे सटीक डॉक्यूमेंट है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत की राजधानी का नाम नहीं पता होता है लोगों को। भारत की कैपिटल का नाम है दिल्ली, ठीक है। ये आपका न्यूज़पेपर लैंग्वेज है, ये आपका ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, ये सब नहीं चलेगा। यूपीएससी में क्वेश्चन देना चाहिए। अगर आपसे कह दिया जाए न्यू दिल्ली कहाँ लिखा है, तो आप न्यूज़पेपर दिखाओगे ना कि ये देखो यहाँ पे है, मैप दिखा दोगे यहाँ पे। सर मैंने एक वीडियो सुनी थी, उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि दिल्ली नहीं है, लोग गलत कहते हैं, न्यू दिल्ली है। हाँ तो उनसे पूछे नहीं कि कहाँ पे लिखा है, संविधान को गलत बता रहे हैं। फर्स्ट शेड्यूल आप पढ़िएगा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे होंगे, ठीक है। उसमें देखना न्यू दिल्ली लिखा है कि दिल्ली। Delhi is the administrative capital of India. NCR. Administrative capital of India. Delhi is the administrative capital of India according to Constitution. हाँ तो दिल्ली तो देखिए कैपिटल की जब भी बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप मान लीजिए। जो राजधानी होती है वो आपकी प्रशासनिक भी होती है। विंटर कैपिटल, समर कैपिटल, ये सब पुरानी मॉडिफाइड कॉस्मेटिक। अगर आपसे बात की जाएगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बात आप करोगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन तो जोड़ोगे, कैपिटल तो एडमिनिस्ट्रेटिव ही होती है ना। कोई भी कभी भी पूछे तो दिल्ली बोलना, न्यू दिल्ली मत बोलना, ठीक है। तो कोई कहे कहाँ लिखा है तो संविधान को दिखा दो, नया लिखा है। ये आपको लिखा था GIT, ऊपर क्या लिखा है? ग्रेट इंडियन रिजल्ट, ठीक है। अभी तक जितना हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ इंडियन ज्योग्राफी से मेंस में, लेकिन मेंस में आपसे पूछ सकता है इसके ऊपर या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि जो यहाँ पर राइट या फिर जो आपका गोंडवाना आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पर